सुस्वागतम मेरे प्यारे साथियों। आप लोग का हमारे इस मैथमेटिक्स वर्ल्ड में बहुत तहे दिल से स्वागत करते हैं। आप लोगों को ये वाली जो देख रहे हैं आर्टिकल, इस आर्टिकल के बारे में आप लोग को बताया गया था। इसमें हम लोग इसके बारे में जाने थे, जो कि ये जो मेथड था, इस मेथड का नाम रखा था कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, जिसे हिंदी में कुछ ये नाम से बोला जाता है। ठीक है, और इस पे ये कुछ बेस्ड ये स्टेप था जिसे चरण कहते हैं। ये चरण से ही हम लोग इसको बनाने का हल जाने थे। तो ये जानने के बाद अब आप लोग को जो एक्सरसाइज 4.4 का जो है उसमें बातें, उसमें दोनों से मिलाया गया है। 4.4 ही नहीं, 4.3 भी। तो 4.3 में एक ये वाली मेथड से यूज करना ही करना है। एक और मेथड है जो कि क्वाड्रेटिक फार्मूला के बारे में आप लोग को बताए थे। उस मेथड के बारे में भी इसका इस्तेमाल किया जा रहा है 4.3 एक्सरसाइज में। तो इसीलिए उस आर्टिकल को भी हम लोग पढ़ लेते हैं अभी। उसके बाद फिर दोनों एक्सरसाइज को एक साथ, यानी कि पहले 4.3 फिर 4.4 खत्म कर लेंगे। ठीक है, तो हम लोग 4.4 ये आर्टिकल के बारे में, इसमें हम लोग इसके बारे में जाने थे। अब 4.5 आर्टिकल है जिसको हम लोग मूल्यों की प्रकृति के बारे में जानना है। प्रकृति, प्रवृत्ति या फिर प्रकृति। ओके, तो इस आज की सेशन में टॉपिक है, जिस टॉपिक को हम लोग नेचर ऑफ रूट्स के नाम से जानेंगे। ओके, तो डोंट वेस्ट टाइम, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। ओके, तो देखिए, ये जब पढ़ रहे थे, इस जब आर्टिकल को जब जान रहे थे, तो इसमें एक बात बताए थे कि इसको इस समीकरण को हम लोग को हल करने के लिए मेरे पास एक फैक्टराइजेशन मेथड था जिसको गुणनखंड विधि कह रहे थे। तो उसको एक बार देखते चलते हैं कि किसमें हम लोग को ये जानना था। तो देखिए, इसको हल करने के लिए हम लोग के पास ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी इक्वल टू 0, इसे हल प्राप्त करने के लिए मेरे पास सबसे पहला जो मेथड था वो था बाई फैक्टराइजेशन मेथड। बाई फैक्टराइजेशन मेथड। ओके, ओके, ठीक है। उसके बाद इसका एक और मेथड हम लोग के पास आया, जो कि हम लोग इस आर्टिकल में पढ़े थे, जिसका नाम था बाई कंप्लीटिंग दी स्क्वायर मेथड। तो इस मेथड का नाम रखा गया बाई कंप्लीटिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ठीक है, ये नाम रख दिए। इसके बाद आप लोग को बताए थे कि आपको इसके बाद आएगा क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, ये था आपका इस एक्सरसाइज में, ये एक्सरसाइज बोल रहे हैं, इस आर्टिकल में 4.4 आर्टिकल में इसको पढ़ना था, जिसके बारे में ये स्टेप देखे थे। ये जो स्टेप आया था वो इस आर्टिकल में आया। ठीक है, उसके बाद ये जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है, यही आज का टॉपिक होने वाला है, जिसको हम लोग 4.5 आर्टिकल में रखते हैं। लेकिन इसका नाम इससे नहीं है, इसका नाम है नेचर ऑफ रूट से नाम है, नेचर ऑफ रूट्स, इस नाम से लिखा गया है टॉपिक का। हिंदी में इसको क्या कहा गया है? तो हिंदी में इसको कहा गया है मूलों मूलों की प्रकृति। ये नाम हिंदी में रखा गया है। बात समझे? तो आज की टॉपिक, आज की जो सेशन है वो हम लोग पे इस पे बेस्ड है, जिसे हम लोग एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इस नाम से जानेंगे, इंग्लिश में, हिंदी में, बिहार बोर्ड में मूलों की प्रकृति के नाम से जानेंगे। ठीक है, लेकिन इसका जो मेन जो टॉपिक का नाम होना चाहिए वो ये होना चाहिए, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, ये क्या क्या चीज है ये क्वाड्रेटिक फार्मूला? तो इसे सॉल्व करने के लिए आपके पास ये था ना, इसे हल करने के लिए आपके पास फैक्टराइजेशन मेथड था। इसे हम लोग गुणनखंड विधि कहते हैं। उसका हिंदी नहीं लिख रहे क्योंकि इसके पहले वाले पार्ट में बात कर लिए थे, इसलिए इसका हिंदी नहीं लिखे हैं। तो इसे हल करने के लिए एक ये मेथड था जो अच्छा लगा। ठीक है, लेकिन हमको इतने पे संतुष्टि नहीं मिला। तो संतुष्टि नहीं मिला तो फिर और एक और मेथड खोज दिए, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ठीक है, तो इसे जब खोज डाले तो इसमें भी थोड़ी लंबी विधि है, बहुत लंबी विधि है। इतने स्टेप जब चलते हैं तब जाके मुझे इसका हल मिलता है। तो ये भी मिला तो, लेकिन बहुत लॉन्ग मेथड है, बहुत लेंदी प्रोसेस है, पसंद नहीं आया, है ना? तो इसी यही मेथड से, इसी के द्वारा हम लोग एक क्वाड्रेटिक फार्मूला निकालते हैं, जिसको हम लोग द्विघात समीकरण समीकरण सूत्र के नाम से जानेंगे। ठीक है, ये कैसा होता है इसको दिखाना भी तो पड़ेगा ना, कि कैसा ये ऐसा आखिर फॉर्मूला है क्या, किस चीज वाली फॉर्मूला है। तो ये कुछ आपको दिखने के लिए ऐसे मिलेगा, x इक्वल टू माइनस का बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस का 4ac बाई 2a। अच्छा, ये हाँ, बिल्कुल बिल्कुल जो आप सोच रहे हैं, यही इसी चीज को हम लोग द्विघात समीकरण सूत्र के नाम से जानते हैं।
समझ में आया? जी, बिल्कुल समझ में आया। तो ये जो लिखा हुआ है यही आपका क्वाड्रेटिक फ़ॉर्मूला है, इसके मेथड से हम लोग इसका हल निकाल सकते हैं, ईज़ी प्रोसेस में। इससे ये फैक्टराइज़ेशन मेथड हो जाता है। फिर इसके बाद ये खोजे तो ये थोड़ा लॉन्ग वीडियो हो गया, लॉन्ग मेथड में चला जाता है। तो इसके एक और निकाल दिए क्वाड्रेटिक फ़ॉर्मूला जो कि वो कुछ ये निकलता है ना? हाँ, इसी पर आज की बात होने वाली है, इसी चीज़ पे, ठीक है? तो इसे अच्छे से बॉक्स में बंद कर लेते हैं। ठीक है, ये बॉक्स में बंद कर लेते हैं। तो इसको करने वाले क्या है? पहले ये करेंगे कि ये फ़ॉर्मूला को कैसे प्रूव किया जाता है, ओके? उसके बाद इस पे बेस्ड 4.3 एंड 4.4 इस एक्सरसाइज़ को खत्म करेंगे। तो आप लोग तैयार हो जाएँ इसकी प्रूवमेंट को देखने के लिए, ओके? चलें, देखिए आपके पास ये हेडिंग में आ चुकी है। अब इस हेडिंग में इसकी शुरुआत करते हैं बातचीत। तो इसमें ये बातचीत करने से पहले आप ये जो था पाठ में बताया गया था, इस पाठ का जो भी बताया गया था स्टेप, ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि इसी का इस्तेमाल से ये आपका प्रूवमेंट निकलेगा, ओके? तो इसे बहुत ईज़ी प्रोसेस में इसको बताने जा रहे हैं और इसको समझें। ये आपके पास ये जो फॉर्म कहलाता है स्टैंडर्ड फॉर्म है ये, जिसे व्यापक रूप कहते हैं, तो इसे लिख लेते हैं, ठीक है? क्या है ये ax² प्लस का bx प्लस का c इक्वल टू 0 है, ठीक है? इसे लिख लिए। ये इसका एक कौन-सी फॉर्म है? जनरल फॉर्म है या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म है। पहला स्टेप से लेके जो-जो स्टेप बताया गया है, वो स्टेप इसमें करते रहते हैं, ठीक है? आइए, तो पहला स्टेप बोला जाता है कि ए से भाग देना है, स्टेप नंबर 1 है, तो ए से सबको भाग देंगे, तो ये क्या बनेगा? ax² बाई ए प्लस bx बाई ए प्लस का c बाई ए इक्वल टू 0 ये बना, ठीक है? ए से भाग दिए तो ये कट गया, तो ये हो गया x² प्लस का bx प्लस का a। यही चीज़ सेकंड स्टेप में क्या बोला जाता है कि c को RHS की तरफ क्या कर दीजिए, ले जाइए। c कौन है? c बाई ए है, इसी को उधर ले जाते थे, तो ये बनता था 0 में से माइनस c a होता था, तो ये माइनस का c बाई ए आता था, बिल्कुल। तो ये हुआ ये x² प्लस का bx बाई ए इक्वल टू माइनस का c बाई ए, ठीक है? तो इस चीज़ को उठा के इधर ले गए, तो ये बन गया माइनस का c बाई ए बन गया, ठीक है? पहला दूसरा स्टेप हो चुका है। तीसरे स्टेप, जो x का गुणांक है, उसको आधे करके उसको वर्ग कर देना है। फिर से जो x का गुणांक है, तो x का गुणांक यहाँ पर b बाई ए है, तो यहाँ पर b बाई ए लिख दिए, ठीक है? कर दिए। ये x का यहाँ पे गुणांक कोएफ़िशिएंट b बाई ए है यहाँ पर। तो इसको आधे करना है, आधे का मतलब होता है इसको क्या करना है कि 2 से भाग कर देना है, ठीक है? फिर इसको क्या करना है? वर्ग करना है, ठीक है? वर्ग का मतलब होता है स्क्वायर कर देना है। अब ये जो चीज़ होगा, इसी चीज़ को दोनों तरफ कहने का मतलब एक होता है एलएचएस, एक होता है आरएचएस। एक होता है एलएचएस में भी जोड़ना होगा और एक होता है आरएचएस में भी इसको क्या करना होगा? जोड़ना होगा। ये है स्टेप नंबर 3, जोड़ देना है, ओके? तो ये जो चीज़ है इसको इधर भी जोड़ेंगे, इधर भी जोड़ते हैं। तो ये बना x² प्लस का bx बाई ए, इसको जोड़ दिए b बाई 2a का होल स्क्वायर इक्वल टू, इधर इसको क्या करते हैं, इसको बाद में लिखेंगे, पहले इसको लिख लेते हैं b बाई 2a का होल स्क्वायर। अब ये माइनस वाला को लिख लेते हैं इधर c बाई ए, इसको आगे पीछे तो कर ही सकते हैं, ठीक है? तो इसको उधर कर दिए, इसको पहले लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे क्या करना है? अब इसको थोड़ी हल कर देते हैं। x का स्क्वायर x होता है, इसका होगा bx बाई ए होगा, प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो b स्क्वायर बाई इसका स्क्वायर करेंगे तो 4a स्क्वायर इक्वल टू, इधर भी तो यही चीज़ आ जाएगा जो इधर है, जो ये है वही तो इधर आ जाएगा ना, क्योंकि दोनों सेम है ये। तो यहाँ हो जाएगा b स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर माइनस का c बाई ए, इधर ये आ गया, ठीक है? इतनी बात। अब क्या करना है कि ये चीज़ को आपको बोले थे स्टेप नंबर 4 में, जो ये जो फॉर्म होता है, ये फॉर्म बाद में आपका 2 चीज़ में लगने वाला होगा। एक a प्लस b का होल स्क्वायर और एक a माइनस b का होल स्क्वायर। अब थोड़ी-सी बुद्धि मेरे अंदर भी है, आपके भी अंदर भी है। उसी दिन कहे थे कि जो ये लगने वाला होगा वो सब क्या चिन्ह होगा? प्लस में। और जो ई वाला लगना होगा वहाँ पे एक जगह क्या होगा? माइनस में। अब खुद देख लेते हैं। यहाँ तो सब प्लस में है। इस साइड में सब क्या है? प्लस में। तो ज़ाहिर-सी बात है ये इसमें जाने वाला है। लेकिन ये पहले इसमें नहीं रहता है, पहले इसमें रहता है। इसको इसमें डालते हैं, फिर इसको उठा के इसमें ले जाते हैं। अब करते हैं। ए तो यहाँ पर ई है, इसको रख दिए ए की जगह पे ऐसे। अब बी चाहिए ना, क्योंकि यहाँ पे बीच में 2ab होता है, तो पहले ए माँगता है तो ए तो रख दिए। लेकिन जब बी माँगेगा तो बी कहाँ से लाएँगे? तो बी के लिए पहले बी का काम करेंगे ना, बी की जगह पे ए रखेंगे तभी तो बी मिलेगा। तो यहाँ पर बी की जगह पे क्या रखें? बी बाई, ये कैसे आया था? तो यहाँ से आया था। तो यही चीज़ यहाँ रख देते हैं, यही वाला चीज़। 2a का होल स्क्वायर, ठीक है? इसको किए थे तो ही नहीं यहाँ पे आया। अब वापस हमको इसके अंदर रखना है, तो ये इस तरीके से सेम टू सेम कॉपी राइट कर दिए।
अब बीच में क्या होता है, 2 होता है, तो यहाँ पे लिख दिए प्लस का 2 इंटू ए मांगता है, तो ए तो अब पता हो गया यहाँ पर एक्स है, इंटू अब बी मांग रहा है, तो बी की जगह पे पहले नहीं था, लेकिन अब इसको पता किए हुए हैं, b/2a है, b/2a, ठीक है। इधर क्या करते हैं, इधर आप हल कर सकते हैं एलसीएम लेके, तो इधर लिए एलसीएम, क्या हो गया 4a², इसके पारा में एक बार में आया, इसको करेंगे तो ये हो जाएगा b² माइनस ये a से a एक कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा 4a बचेगा, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर क्या c है, तो इसको गुना करेंगे c से, तो क्या हो जाएगा 4ac हो जाएगा, ओके। अब इस चीज को इसमें ला दिए हैं, तो यहाँ से डायरेक्ट इसमें तो ले ही जा सकते हैं, तो इसमें ले जाएंगे तो a है और b चाहिए, तो a की जगह पे x प्लस b की जगह पे b/2a का होल स्क्वायर इक्वल टू इधर है b² माइनस का 4ac/4a², ये है, ठीक है। अब इस स्क्वायर को इधर ले जाते हैं, तो इधर रूट में चला जाएगा प्लस माइनस में, x प्लस b/2a इक्वल टू रूट ओवर प्लस माइनस का b² माइनस का 4ac/4a², ठीक है। आपको अगर समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो इसके पहले वाला जो पार्ट है उसको समझ वो देखेंगे तो इसके बारे में अच्छे से समझ जाएंगे। समझ में आया? आशा है समझ में आ रहा होगा, कोशिश है मेरी तरफ से करने का, समझाने का पूरा। तो इधर ये आ चुका है, अब इधर ये आ गया है, ठीक है। इसका तो नहीं निकलेगा कोई भी वर्गमूल, इसका कोई स्क्वायर रूट निकलेगा नहीं निकलेगा, इसका निकल जाएगा क्योंकि इसका होता है 2, यहाँ पर a है, a² है, a² है ना कि, तो इसका निकलता है क्या a। अब यहाँ पर देखिए 4a² है, इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 × 2 a × a, 4 को 2 × 2, a को a × a, ठीक। यहाँ से 2 एक एक बाहर निकल जाए क्योंकि इस पे क्या लगा हुआ है, रूट लगा हुआ है, तो ये मिला के 2 बाहर, ये मिलाकर ये बाहर, तो 2a निकला, लेकिन ये नीचे में तो नीचे में आएगा, तो वही काम यहाँ पे कर रहे हैं, बिल्कुल सेम टू सेम वही काम। तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस का b/2a, ऊपर नहीं निकलेगा, ऊपर प्लस माइनस का, इसका ऊपर वाला का नहीं निकलेगा, तो इसको छोड़ दिए, ठीक है। नीचे नीचे जो है ये इसका निकलेगा, इसका क्या निकलेगा, इसका निकलेगा 2a निकलेगा, ठीक है। अब बस कुछ नहीं, इसको उठाकर उधर ले जाना है, इसको उठाकर इधर ले आएंगे तो ये बनेगा क्या x इक्वल टू माइनस का b/2a, इधर उठा के देखिए, इसको उठाएं प्लस का, इधर आया माइनस का b/2a, ये इधर पहले से है प्लस माइनस का रूट ओवर b² माइनस का 4ac/2a, इसका एलसीएम लिया जा सकता है, ये भी बात पूछने वाला है, एलसीएम नहीं ले सकते, दोनों सेम है। x इक्वल टू इसका एलसीएम 2a आ गया, तो ऊपर का माइनस का b प्लस माइनस रूट ओवर b² माइनस का 4ac, क्या मुझे यही लाना था? ध्यान से अगर देखेंगे थोड़ी वीडियो को, एकदम थोड़ी ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा बैठ जाइए, जब बता रहे थे तो उस टाइम में इसको एक बॉक्स घेरे थे, अब जरा देखिए क्या मुझे यही प्रूव करना था, तो यही जो आया है इसी को हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला QF के नाम से जानते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला, समझ में आया? यही है आपका द्विघात समीकरण सूत्र जो कि यहाँ लिखे हैं, समझे? तो इसका प्रूवमेंट हो चुका है, जो कि यहाँ पे आगे QF ये है, कोई दिक्कत नहीं, नहीं ना है। लेकिन एनसीईआरटी में अगर देखें तो एनसीईआरटी में ये टॉपिक नहीं था, द्विघात समीकरण सूत्र टॉपिक में नहीं था, टॉपिक में था मूल की प्रकृति, मूलों की प्रकृति। तो इसमें से जब ये वाला हम लोग ले आते हैं, क्या लिया है, ये फार्मूला लिया है, तो यहाँ पर देख रहे एक चीज, यहाँ पर रूट में b² माइनस का 4ac आया है ना। तो इसी के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो इसकी जो गुण होती है, इसकी प्रकृति क्या है, नहीं समझे, ये मार्कर है, तो मार्कर की प्रकृति क्या होती है, इसकी नेचर क्या है, इस मार्कर की इसकी नेचर ये है, तो सबसे पहली बात ये, इसको आप बोर्ड पे लिख सकते हैं, बोर्ड के अलावा कहीं लिख सकते हैं, दीवार पे नहीं, दीवार पे इसको नहीं लिख सकते, यानी कि इस मार्कर को हम लोग कह सकते हैं कि इसका एक नेचर है, वो नेचर है कि इसी बॉडी पे लिखा जा सकता है, दीवार पे नहीं। अच्छा मेरा मन है इस पे, मेरे ये इस पे मूंछ बनाने का, इस पे मूंछ बनाने का मन है, तो क्या इस पे उड़ा सकते हैं? हाँ, इसका मतलब इसका ये भी नेचर है कि ये सॉफ्ट जगह पे ये इसको आराम से क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं सॉफ्ट जगह, जहाँ जहाँ सॉफ्ट है स्मूथ है, लेकिन जहाँ रफ एरिया है वहाँ पे इसको यूज नहीं कर सकते हैं, तो दिस इज नेचर, इसकी ये नेचर है ये। उसी तरह है कि हम लोग जब 10th के बेसिस पे है, जब 10th क्लास में है, तो 10th की क्लास में हम लोग
जितने भी अभी तक नंबर पढ़े हैं वो सब नंबर रियल नंबर तक सीमित है। रियल नंबर, बिल्कुल रियल नंबर। कहने का मतलब ये जब आप बना रहे हैं तो हो सकता है कि इसको जब आप सोल्यूशन करें तो कभी कदाल आपको यहाँ पे रियल नंबर निकले, रियल रियल नंबर, ठीक है। कभी कभी ये भी हो सकता है कि आप इसका जो हल निकाले वो आपका कॉम्प्लेक्स भी निकल सकता है। रियल कहिए नहीं तो इमेजिनरी नंबर, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स लिख देते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर, ये भी निकल सकता है। तो यही चीज के बारे में जो बात हम लोग करते हैं कि ये जो मेन मुद्दा इस पे बात करना है, इस रूट वाले पे बात करना है। तो यही चीज हम लोग को एनसीईआरटी में नेचर ऑफ रूट्स का टॉपिक एक आर्टिकल बना दिया है, 4.5 आर्टिकल, ठीक है। तो इस नाम से नहीं बल्कि इस नाम से इसमें ज्यादा लिखा गया है। इसकी हिंदी क्या है? मूलों की प्रकृति, ये नाम से इसमें जाना गया है, ठीक है। और ये किसके बारे में बात करता है? तो ये रूट्स के बारे में बात करता है। रूट्स, रूट्स होता है मूल। यहाँ पर मूल कौन सी दिख रहा है? तो मूल ये वाला चीज दिख रहा है। तो इसी पे बात करने वाले को हम लोग मूलों की प्रकृति के नाम से जाने इस आर्टिकल को। ओके, तो अब इस पे थोड़ी बातचीत कर ले। ओके, कम देखिए, तो यहाँ से ये मेरा निकल गया है क्वाड्रेटिक क्यू एफ फॉर्मूला है, क्यू एफ फॉर्मूला माइनस का बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस का 4ac/2a, ये एक फॉर्मूला, यानी कि सूत्र है किसका? द्विघात समीकरण का एक सूत्र है जिसको इस चीज से आसानी से इसका हल निकाल सकते हैं। जो भी एक्स का हल होगा उसको आसानी से इस तरह के निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन बात यहाँ पर मेन चीज करना है, एक रूट्स का बात करना है, जो कि ये है मेरा, ये जो देख रहे हैं इस पे ज्यादा बात करना है अभी, क्योंकि यही डिसाइड करेगा, यही निश्चित करेगा कि ये जो चीज है इसका एक्स का जो हल होगा वो एक वास्तविक संख्या होगी या फिर काल्पनिक संख्या होगी। क्योंकि 10th क्लास के बेसिस पे हम लोग जितनी भी संख्या को पढ़े हैं वो वास्तविक संख्या के अंतर्गत ही पढ़े हैं। 11th क्लास में जब जाते हैं तो ही इस नए काल्पनिक संख्या यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में बातचीत होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर का भी हम लोग हल करना नहीं जाने हैं, या फिर इस क्लास में, या फिर इसका हम लोग प्लस करना माइनस करना नहीं जानते हैं। समझ में आया? समझ में आएगा। अच्छा, कॉम्प्लेक्स नंबर होता कैसा है ये नहीं समझ में आ रहा है, तो ये जो जिज्ञासा बन रहा है उसको थोड़ी देर के लिए शांत रखिए। ऊपर जहाँ पर एक चीज बता सकते हैं कि मान लीजिए कि कभी कभी आप इसको हल कर रहे हो, ठीक है। हल करते करते यहाँ पे आपका आ गया 2 आ गया, रूट का 2 आया। इसको इसको नहीं, सिर्फ इसी को हल कर रहे हैं, यहाँ पर रूट का 2 आ गया, तो इस रूट का 2 नहीं, रूट का 4 आ गया, यहाँ 4 आ गया। तो इसको आप आसानी से निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? इसका वर्गमूल 2 निकाल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये चीज ना होकर, ये चीज ना होकर आप ये अगर आ गया तब माइनस का 4, समझ में आ रहा है? यानी कि इसके अंदर प्लस का रहा तो इसका निकल जाएगा हल, लेकिन अगर यही चीज माइनस में आ जाता है तो इसका हल ये बना जाता है किसमें? काल्पनिक संख्या में चला जाता है, जिसका हल 2 तो आएगा ही आएगा, लेकिन इसके साथ एक और चीज लगता है आयोटा, 2 आयोटा। समझ में आया? हाँ, तो हम लोग इसके बेसिस पर भी बात नहीं कर रहे हैं, ये है 11th क्लास की बात, इसके बेसिस पे बात कर रहे हैं जो कि 10th क्लास में है। इतनी बात की है, ठीक है। तो मेन मुद्दा इस पे है, इस पे है जो कि ये मेरा लिखा हुआ है कुछ इस प्रकार का, बी स्क्वायर माइनस का 4ac, क्योंकि यही तो डिसाइड करेगा कि वो रियल नंबर है कि कॉम्प्लेक्स नंबर। पहले ये बात कर लेते हैं कि इस चीज को हम लोग एक अलग नाम दिए हैं, इस चीज को एक अलग नाम दिए हैं। वो नाम क्या है? वो नाम क्या है? तो इसका नाम बड़ी अच्छी से रखा हुआ है, विविक्तर, विविक्तर, ये नाम रखा गया है, समझे? विविक्तर, जिसको इंग्लिश में कहेंगे डिस्क्रिमिनांट, डिस्क्रिमिनांट, डिस्क्रिमिनांट। ओके, ओके, क्या समझे? इस चीज को एक अलग नाम से हम लोग इसको बुलाएंगे जिसका नाम होगा विविक्तर, जिसको इंग्लिश में डिस्क्रिमिनांट कहते हैं सीबीएसई वाले लोग, या फिर इसको एक और चीज कह सकते हैं विवेचक, विवेचक, ये भी कह सकते हैं। इसका भी मतलब डिस्क्रिमिनांट ही होगा, है ना? तो विवेचक कहिए या फिर विविक्तर कहिए, आप दोनों बातें की है। तो ये चीज जो है, ये जो चीज है ये आपका या तो वास्तविक संख्या निकालती है, वास्तविक
संख्या, और नहीं तो ये निकालती है क्या, काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या। ठीक है, ठीक है। तो ये वास्तविक संख्या किस चीज पर ये निर्भर करेगी, वही चीज हम लोग आपको बताने जा रहे हैं, जिसके तीन आपके कुछ गुण हैं। इसके तीन, इसके क्या है, एक प्रकृति है, जिसकी देखकर हम समझ जाएंगे कि वास्तविक संख्या होगा कि काल्पनिक संख्या निकलने वाला है। ठीक है, वो तीन गुण क्या है। सबसे पहला, बी स्क्वायर माइनस का 4ac, बी स्क्वायर माइनस का 4ac, जब ये आपका बड़ा होगा किससे, ग्रेटर देन होगा 0 से। ठीक है, तो ये जो चीज होगा ये आपका निकल के आएगा दो भिन्न वास्तविक संख्या निकलेगा, दो भिन्न वास्तविक संख्या। ठीक है, या फिर दो भिन्न संख्या नहीं लगाइए, यहाँ पे मूल लगा दीजिए। ठीक है, क्या निकाल लीजिए, मूल लगा दीजिए, क्योंकि ये मूल निकलता है ना, इससे रूट्स निकलता है, रूट्स ये निकलता है, इसके हल निकलते हैं। ठीक है, कब, जब आपके 0 से बड़ा आएगा कोई, इसको सॉल्व करने पर ये 0 से क्या देगा, बड़ा देगा, तब। दूसरा, इसकी दूसरी प्रकृति ये है, यही चीज जब बी स्क्वायर माइनस का 4ac, जब ये क्या हो, बराबर हो किसके, 0 के। फिर से, जब यही चीज 0 के जब बराबर हो जाता है, तो ये बराबर वास्तविक मूल होता है। क्या समझे, जब 0 से ये जब बड़ा होता है तो दो भिन्न अलग अलग आपको मिलेंगे, ये एक अल्फा मिलेगा, तो एक ये बीटा मिलेगा, यानी कि अलग अलग मिलेगा, लेकिन वास्तविक होगा, इसमें आएगा ये। ठीक है, लेकिन यही जब 0 के ये बराबर हो जाएगा, तो ये अगर ये अल्फा मिला तो ये भी आपको अल्फा मिलेगा, दोनों सेम होगा, ये दोनों एक्स का हल सेम होगा। ओके, ओके, कब, जब 0 के ये बराबर होता है तब। ठीक है, एक और इसकी है प्रकृति, तीसरी प्रकृति है कि यही बी स्क्वायर माइनस का 4ac, जब ये छोटा होता है किससे, 0 से, लेस देन 0, तो यही चीज क्या होता है, वास्तविक नहीं होता है, वास्तविक नहीं होता है। समझे, तो ये है आपकी नेचर ऑफ रूट्स, 4.5 आर्टिकल में जो बात करना था। कोई समस्या है तो बताइए, नहीं तो ये आपके आज की जो टॉपिक है वो समाप्त हो गई। ठीक है, एक बार फिर से आपको एक समरी कर देते हैं। जब इसे हल करते हैं, तो इसे हल करने पर मुझे ये एक मिला, जिसको QF फार्मूला, QF नाम रखेगा गया, क्वाड्रेटिक फार्मूला। इसी क्वाड्रेटिक फार्मूला का ये डिसाइड करता है कि ये वास्तविक है या फिर काल्पनिक होगा। क्योंकि हम लोग क्लास 10th में है, तो इसका मूल हमेशा वास्तविक संख्या में निकलना चाहिए। तो यही चीज को हम लोग एक अलग नाम से जानेंगे, विवेचक या फिर विविक्तर, जिसको इंग्लिश में डिस्क्रिमिनांट कहें। इसी डिस्क्रिमिनांट का कुछ नेचर है, 3 नेचर है, कि कब आपका वास्तविक निकलेगा, जब 0 से बड़ा होगा तो दो अलग अलग निकलेगा, एक अल्फा एक बीटा निकलेगा। जब आपके 0 के बराबर होगा तो यही चीज अल्फा है, तो ये भी चीज क्या निकलेगा, अल्फा ही निकलेगा, दोनों अलग अलग नहीं निकलेंगे। ओके, फिर अगर ये 0 से छोटा अगर ये निकल गया तो ये वास्तविक नहीं होगा, तो क्या होगा, काल्पनिक होगा। अगर वास्तविक नहीं होगा तो क्या होगा, काल्पनिक होगा, काल्पनिक मूल होगा। समझे, समझ गया। कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई दिक्कत है तो बताइए, अभी इसको इतने बारे में आपको जो जानकारी दी। अगर कोई समस्या नहीं है तो आज की क्लास को यहाँ पे समाप्त करते हैं, फिर आप लोग के अगले एक पार्ट में मिलेंगे, जिसके बेस्ड पे हम लोग को इसके द्वारा और बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, पूर्ण वर्ग द्वारा बनाकर हल, वो दोनों के माध्यम से इसको हल करना होगा। ठीक है, तो उसमें आपको अच्छे से एग्जाम्पल भी मिल जाएगा। अभी फिलहाल जाने का अनुमति दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।